सबको नमस्कार। 100 साल पहले हिंदुस्तान टाइम्स का उद्घाटन पूज्य बापू ने किया था। वे गुजराती भाषी थे और 100 साल के बाद एक दूसरे गुजराती को आपने बुला लिया। इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए मैं हिंदुस्तान टाइम्स को और 100 साल की यात्रा में जो लोग इससे साथ जुड़े हैं, जिन जिन लोगों ने खाद पानी का काम किया है, संघर्ष किया है, संकट झेले हैं, लेकिन टिके रहे हैं, वे सब आज बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं आप सबको 100 साल की यात्रा बहुत बड़ी होती है। आप सब इस अभिनंदन के हकदार हैं और मेरी तरफ से भविष्य के लिए भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। अभी जब मैं आया तो फैमिली के लोगों से मिलना तो हुआ ही हुआ, लेकिन मुझे 100 साल की यात्रा एक शानदार एग्जीबिशन देखने का अवसर मिला। मैं भी आप सबको कहूँगा, अगर समय है तो कुछ समय वहाँ बिता करके ही जाना। ये सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है, मैं कहता हूँ ये एक एक्सपीरियंस है। ऐसा लगा जैसे 100 साल का इतिहास आंखों के सामने से गुजर गया। मैंने उस दिन के अखबार देखे जो देश की स्वतंत्रता और संविधान लागू होने के दिन छपे थे। एक से बढ़कर एक दिग्गज महानुभाव हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखा करते थे। मार्टिन लूथर किंग, नेताजी सुभाष बाबू, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनके लेखों ने आपके अखबार को 4 चांद लगा दिए। वाकई हम बहुत लंबी यात्रा करके यहां तक पहुंचे हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने से लेकर आजादी के बाद आशाओं के अथाह समंदर की लहरों पर सवार होकर हम आगे बढ़े हैं। ये यात्रा अपने आप में अभूतपूर्व है, अद्भुत है। मैंने आपके अखबार की खबर में उस उत्साह को महसूस किया जो अक्टूबर 1947 में कश्मीर के विलय के बाद हर देशवासी में था। हालांकि उस पल मुझे इसका भी एहसास हुआ कि कैसे अनिर्णय की स्थितियों ने 7 दशक तक कश्मीर को हिंसा में घेर के रखा। आज आपके अखबार में जम्मू कश्मीर में हुई रिकॉर्ड वोटिंग जैसी खबरें छपती है। ये कॉन्ट्रास्ट है। एक और न्यूज़पेपर, प्रिंट, एक प्रकार से नजर हर एक की जाएगी, वहां आपकी नजर टिकेगी।
उसमें एक तरफ असम को अशांत क्षेत्र घोषित करने की खबर थी, तो दूसरी ओर अटल जी द्वारा बीजेपी की नींव रखे जाने का समाचार था। और ये कितना सुखद संयोग है कि बीजेपी आज असम में स्थायी शांति लाने में बड़ी भूमिका निभा रही है। अभी कल ही मैं बोडो क्षेत्र के लोगों के साथ एक शानदार कार्यक्रम में मौजूद था और मैं हैरान हूं कि दिल्ली के मीडिया ने इस बड़ी घटना को मिस किया है। उन्हें अंदाज ही नहीं है कि 5 दशक के बाद बम, बंदूक और पिस्तौल छोड़ करके, हिंसा का रास्ता छोड़ करके दिल्ली के छाती पर बोडो के नौजवान बोडो कल्चरल फेस्टिवल बना रहे हैं। इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। मैं कल वहां था, मैं हृदय से फील कर रहा था। बोडो शांति समझौते कारण इन लोगों का जीवन बदल गया है। एग्जीबिशन के दौरान 26/11 के मुंबई हमले की रिपोर्ट्स पर भी मेरी नजर गई। ये वो समय था जब पड़ोसी देश की आतंकवादी हरकतों की वजह से हमारे लोग अपने घर और शहरों में भी असुरक्षित रहते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अब वहां के आतंकवादी ही अपने घर में सुरक्षित नहीं है। साथियों, हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने 100 साल में 25 साल गुलामी के देखे हैं और 75 साल आजादी के देखे हैं। इन 100 वर्षों में जिस शक्ति ने भारत का भाग्य बनाया है, भारत को दिशा दिखाई है, वो है भारत के सामान्य मानवी की सूझबूझ, भारत के सामान्य मानवी का सामर्थ्य। भारत के सामान्य नागरिक के इस सामर्थ्य को पहचानने में बड़े बड़े जानकारों से अक्सर गलतियां हुई है। अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो ये कहा गया कि ये देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा, इसका कोई भविष्य नहीं है। जब इमरजेंसी लगी तो कुछ लोगों ने मान लिया था कि अब तो इमरजेंसी हमेशा ही लगी रहेगी, अब लोकतंत्र गया। कुछ लोगों ने, कुछ संस्थानों ने इमरजेंसी थोपने वालों की ही शरण ले ली थी। लेकिन तब भी भारत का नागरिक उठ खड़ा हुआ और इमरजेंसी को उखाड़ फेंकने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। आप याद कीजिए, जब कोरोना का मुश्किल समय आया तो दुनिया को लगता था कि भारत पूरे विश्व समुदाय के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। लेकिन भारत के नागरिकों ने कोरोना के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़कर के दिखाई। साथियों, आपको 90 के दशक का वो दौर भी याद होगा जब भारत में 10 साल में 5 चुनाव हुए थे। इतने बड़े देश में 10 साल में 5 चुनाव, देश में कितनी अस्थिरता थी। जानकारों ने, अखबारों में लिखने वालों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अब भारत को ऐसे ही गुजारा करना है, हिंदुस्तान में सब ऐसे ही चलने वाला है। लेकिन भारत के नागरिकों ने फिर से ऐसे जानकारों को गलत सिद्ध किया
आज दुनिया में चारों तरफ अनसर्टेनिटी की, इंस्टेबिलिटी की चर्चा भी है और दिखता भी है। दुनिया के अनेक देश ऐसे हैं जहां पर हर चुनाव में सरकारें बदल रही है। वहीं भारत में लोगों ने तीसरी बार हमारी सरकार को चुना है। साथियों, आप में से अनेक साथियों ने लंबे समय तक भारत की पॉलिटिक्स और पॉलिसीज को ट्रैक किया है। पहले हम एक फ्रेज अक्सर सुना करते थे, गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। एक्सपर्ट कहे जाने वाले लोग इसे खूब बढ़ावा देते थे, लेकिन इससे पहले की सरकारों को हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने का बहाना मिल जाता था। ये एक तरह से बैड गवर्नेंस को, इनएफिशिएंसी को कवर करने का माध्यम बन गया था। पहले सरकार इसलिए चलाई जाती थी कि बस अगला चुनाव जीत लिया जाए। चुनाव जीतने के लिए एक वोट बैंक बनाया जाता था और फिर उस वोट बैंक को खुश करने के लिए योजनाएं बनती थी। इस प्रकार की पॉलिटिक्स ने सबसे बड़ा नुकसान यह किया कि देश में असंतुलित, असमानता, इसका दायरा बहुत बढ़ता गया। कहने को विकास बोर्ड लग जाता था, दिखता नहीं था। असंतुलित अवस्था ने, इस मॉडल ने जनता का सरकारों के प्रति विश्वास तोड़ दिया। हम आज इस विश्वास को वापस लाए हैं। हमने सरकार का एक पर्पस तय किया है। ये पर्पस वोट बैंक वाली जो पॉलिटिक्स होती है ना, उससे हजारों मील दूर है। हमारी सरकार का पर्पस, उसका उद्देश्य एक बड़ा है, विराट है, व्यापक है। हम प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, प्रोग्रेस बाय द पीपल, प्रोग्रेस फॉर द पीपल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य नया भारत बनाने का है, भारत को विकसित बनाने का है। और जब हम इस विराट लक्ष्य को लेकर निकल पड़े हैं, तो भारत की जनता ने भी हमें अपने विश्वास की पूंजी सौंपी है। आप कल्पना कर सकते हैं, सोशल मीडिया के इस जमाने में मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, सब कुछ चारों तरफ अपने पैर जमा करके बैठा है। इतने सारे अखबार हैं, इतने सारे चैनल्स हैं। उस दौर में भारत के नागरिक का विश्वास हम पर है, हमारी सरकार पर है। साथियों, जब जनता का विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, तो देश के विकास पर एक अलग ही प्रभाव दिखता है। आप जानते हैं, पुरानी विकसित सभ्यताओं से लेकर आज के विकसित देशों तक एक चीज हमेशा से कॉमन रही है। ये कॉमन चीज है रिस्क टेकिंग का कल्चर। एक समय था जब हमारा देश पूरे विश्व के कॉमर्स और कल्चर का हॉटस्पॉट था। हमारे मर्चेंट्स और सेलर्स एक तरफ साउथ ईस्ट एशिया के साथ काम कर रहे थे, तो दूसरी ओर अरब, अफ्रीका और रोमन एम्पायर से भी उनका गहरा नाता जुड़ता था। उस समय के लोगों ने रिस्क लिया
और इसलिए भारत के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सागर के दूसरे छोर तक पहुंच पाए। आजादी के बाद हमें रिस्क टेकिंग के इस कल्चर को और आगे बढ़ाना था, लेकिन आजादी के बाद की सरकारों ने तब के नागरिकों को वो हौसला ही नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कई पीढ़ियां एक कदम आगे बढ़ाने और 2 कदम पीछे खींचने में ही गुजर गई। अब बीते 10 सालों में देश में जो परिवर्तन आए हैं, उन्होंने भारत के नागरिकों में रिस्क टेकिंग कल्चर को फिर से नई ऊर्जा दी है। आज हमारा युवा हर क्षेत्र में रिस्क टेकर बनकर उभर रहा है। कभी एक कंपनी शुरू करना रिस्क माना जाता था। 10 साल पहले तक मुश्किल से किसी स्टार्टअप का नाम सुनते थे। आज देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या 1.25 लाख से ज्यादा हो गई है। एक जमाना था कि खेलों में और खेलों को प्रोफेशन के रूप में अपनाने में भी रिस्क था, लेकिन आज हमारे छोटे शहरों के नौजवान भी ये रिस्क उठाकर दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं का भी उदाहरण लीजिए। आज देश में करीब 10 करोड़ लखपति दीदी बनी है। ये गांव-गांव में उद्यमी बनकर अपना कोई बिजनेस चला रही है। मुझे कुछ समय पहले एक ग्रामीण महिला से संवाद करने का अवसर आया। उस महिला ने मुझे बताया था कि कैसे उसने एक ट्रैक्टर खरीदा और अपनी कमाई से पूरे परिवार की आय बढ़ा दी। एक महिला ने एक रिस्क लिया और अपने पूरी परिवार का जीवन बदल डाला। जब देश के गरीब और मिडिल क्लास के लोग रिस्क लेना शुरू कर दें, तब बदलाव सही मायने में दिखने लगता है। यही हम भारत में आज होते देख रहे हैं। साथियों, आज भारत का समाज अभूतपूर्व एस्पिरेशन से भरा हुआ है। इन एस्पिरेशंस को हमने अपनी पॉलिसीज का बड़ा आधार बनाया है। हमारी सरकार ने देशवासियों को एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन दिया है। ये कॉम्बो इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट से डिग्निटी का है। हम विकास का ऐसा मॉडल लेकर चल रहे हैं जहां इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, डेवलपमेंट हो और वो डेवलपमेंट भारत के नागरिकों की डिग्निटी बढ़ाएं, डिग्निटी सुनिश्चित करें। अब जैसे देश में टॉयलेट्स बनाने का एक एग्जाम्पल है। मैं छोटी चीजें इसलिए हाथ पकड़ रहा हूं कि कभी कभी हमें लगता है इसका कोई मूल्य ही नहीं है, लेकिन इसकी कितनी बड़ी ताकत होती है मैं आपको उदाहरण से बताना चाहता हूं। हमारे देश में हमने एक मिशन लिया टॉयलेट बनाने का। देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए ये सुविधा के साथ साथ सिक्योरिटी और डिग्निटी का भी माध्यम है। इस योजना की जब बात होती है तो अक्सर कहा जाता है कि इतने करोड़ शौचालय बने, ठीक है, बन गए होंगे, लेकिन ये जो शौचालय बने हैं ना, उनको बनाने में ईंटें लगी हैं, लोहा लगा है, सीमेंट लगा है, काम करने वाले लोग हैं, और ये सारा सामान किसी दुकान से गया है, किसी इंडस्ट्री से बना है, किसी ने किसी ट्रांसपोर्टर्स ने किसी के घर तक पहुंचाया है। यानी इससे इकोनॉमी को गति मिली है, बड़ी संख्या में जॉब क्रिएट्स हुए हैं। जब टॉयलेट बना तो लोगों का जीवन आसान हुआ।
लोगों में सम्मान और स्वाभिमान का एक भाव पैदा हुआ और साथ ही इसने डेवलपमेंट को भी गति दी। यानी इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट से डिग्निटी, इस मंत्रन की सफलता जमीन पर दिख रही है। साथियों, एक और उदाहरण एलपीजी गैस सिलेंडर का है। पहले जब किसी के घर में गैस होती थी तो अड़ोस पड़ोस के लोग ये सोचते हैं कोई बड़ा व्यक्ति है, उसका बड़ा रुतबा माना जाता, उनके पास गैस का चूल्हा है। जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं होता था वो सोचता था कि काश उसका खाना भी गैस के चूल्हे पर बनता। हालत ये थी कि गैस कनेक्शन के लिए सांसदों से, पार्लियामेंट मेंबर से चिट्ठियां लिखवानी पड़ती थी। और मैं 21वीं सदी की शुरू की बात कर रहा हूं, मैं ये कोई 18वीं शताब्दी की बात नहीं कर रहा हूं। 2014 से पहले सरकार डिबेट करती थी, और डिबेट क्या करती थी? डिबेट ये होती थी कि साल में 6 सिलेंडर देने हैं या फिर 9 सिलेंडर देने हैं, इस पर डिबेट होती थी। हमने सिलेंडर कितने देने हैं इस डिबेट के बजाय हर घर गैस के चूल्हे का कनेक्शन पहुंचाने को प्राथमिकता बनाया। जितने गैस कनेक्शन आजादी के बाद के 70 साल में दिए गए, उससे ज्यादा हमने पिछले 10 साल में दिए हैं। 2014 में देश में 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे, आज 30 करोड़ से ज्यादा है। 10 साल में इतने कंज्यूमर बढ़ गए, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि गैस की किल्लत है? नहीं सुना है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है? कभी नहीं छपा है। हुआ ही नहीं तो छपेगा कैसे? ये इसलिए नहीं सुनाई देता क्योंकि हमने एक सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उस पर इन्वेस्ट किया। हमने जगह जगह बॉटलिंग प्लांट लगाए, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए, बॉटलिंग से लेकर सिलेंडर की डिलीवरी तक, इससे हर जगह रोजगार का निर्माण हुआ। साथियों, मैं आपको ऐसे कितने ही उदाहरण दे सकता हूं। मोबाइल फोन का उदाहरण है, रुपे कार्ड का उदाहरण है। पहले डेबिट क्रेडिट कार्ड रखना कुछ लोगों को एक अलग गर्व महसूस करवाता था। जेब में से ऐसे निकालता था और लोग देखते थे, और गरीब उसी कार्ड को देखकर सोचता था काश कभी मेरी जेब में भी। लेकिन रुपे कार्ड आया और आज मेरे देश के गरीब की जेब में भी क्रेडिट डेबिट कार्ड मौजूद है दोस्तों। और उसी पल वो उसको बराबरी महसूस करता है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। आज गरीब से गरीब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है। बड़े शॉपिंग मॉल में कोई महंगी कार से उतरकर भी वही यूपीआई इस्तेमाल करता है जो मेरे देश का रेहड़ी पटरी पर बैठा हुआ एक सामान्य इंसान भी उसी यूपीआई का उपयोग करता है। ये भी इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट से डिग्निटी का बेहतरीन उदाहरण है। साथियों, भारत आज जिस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर ही है, उसे समझने के लिए हमारी सरकार की एक और अप्रोच पर गौर करना जरूरी है। ये अप्रोच है स्पेंडिंग बिग फॉर द पीपल। लेकिन साथ साथ दूसरा भी एक अप्रोच है सेव बिग फॉर द पीपल। हम ये कैसे कर रहे हैं, यह जानना शायद आपको दिलचस्प होगा। 2014 में हमारा यूनियन बजट 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। आज ये बजट
48 लाख करोड़ रुपए का है। 2013-14 में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करते थे, लेकिन आज का कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ से ज्यादा है। ये 11 लाख करोड़ रुपए आज नए अस्पताल, नए स्कूल, सड़क, रेल, रिसर्च फैसिलिटी, ऐसे अनेक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं। पब्लिक पर खर्च बढ़ाने के साथ ही हम पब्लिक का पैसा भी बचा रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं और मैं पक्का मानता हूं कि ये आंकड़े सुनकर के आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है। अब जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, डीबीटी से जो लीकेज रुकी है उससे देश के 3.5 लाख करोड़ रुपए बचे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज से गरीबों के 1,10,000 करोड़ रुपए बचे हैं। जन औषधि केंद्रों में 80% डिस्काउंट पर मिल रही दवाइयों से नागरिकों के 30,000 करोड़ रुपए बचे हैं। स्टेंट और नी इम्प्लांट कीमतों को नियंत्रित करने से लोगों की हजारों करोड़ रुपए बचे हैं। उजाला स्कीम से लोगों को एलईडी बल्ब से बिजली बिल में 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के कारण बीमारियां कम हुई और इससे गांवों में हर परिवार के करीब 50,000 रुपये बचे हैं। यूनिसेफ का कहना है कि जिस परिवार के पास अपना टॉयलेट है उसके भी करीब 70,000 रुपये बचे हैं। साथियों, जिन 12 करोड़ लोगों के घर पहली बार नल से जल आया है, WHO ने उन पर भी एक स्टडी कराई है। अब साफ पानी मिलने से ऐसे परिवारों को हर साल 10,000 रुपये से ज्यादा की बचत हुई है। साथियों, 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि भारत में इतना बड़ा बदलाव होगा। भारत की सफलता ने हमें और बड़ा सपना देखने और उसे पूरा करने की प्रेरणा दी है। आज एक उम्मीद है, एक सोच है कि ये सेंचुरी इंडिया की सेंचुरी होगी। लेकिन ऐसा करने के लिए और तेजी से काम करने के लिए हमें कई सारे प्रयास भी करने होंगे। हम उस दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। हमें हर सेक्टर में बेस करने के लिए आगे बढ़ना होगा। पूरे समाज की सोच बनानी होगी कि हमें बेस से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। हमने अपने प्रोसेस को ऐसा बनाना होगा कि भारत का स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास कहा जाए। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने होंगे कि भारत की चीजें दुनिया में वर्ल्ड क्लास कही जाए। हमारे कंस्ट्रक्शंस पर ऐसे काम हो कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास कहा जाए। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा काम ऐसा हो कि भारत की एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास स्वीकृति मिले। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में ऐसे काम हो कि हमारी फिल्मों और थिएटरों को दुनिया में वर्ल्ड क्लास कहा जाए। और इस बात को, इस अप्रोच को लगातार जनमानस में बना रखने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आपका 100 साल का अनुभव विकसित भारत की यात्रा में बहुत काम आएगा। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि हम डेवलपमेंट की इस पेस को बरकरार रखेंगे। बहुत जल्द हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। और भारत जब शताब्दी
मनाएगा आज़ादी की, भारत की आज़ादी के 100 साल होंगे, तब आप भी करीब करीब 125 साल के हो जाएंगे और तब हिंदुस्तान टाइम्स लिखता होगा कि विकसित भारत का ये शानदार अखबार है। इस यात्रा के आप भी साक्षी बनेंगे। लेकिन जब मैं आपके बीच आया हूं तो कुछ काम भी आपको बताना चाहता हूं और ये भरतेज जी आपकी जिम्मेवारी रहेगी। देखिए, हमारे यहां बड़े बड़े साहित्यकारों के रचनाओं पर पीएचडी होती है, अलग अलग शोध पर पीएचडी होती है। शशि जी, क्या कोई हिंदुस्तान टाइम्स के 100 साल उस पर ही पीएचडी करे? ये बहुत बड़ी सेवा होगी। उससे रिसर्च होगा, यानी एक ऐसी चीज निकल करके आएगी जो हमारे देश की पत्रकारिता की जो जर्नी है, और उसने दोनों कालखंड देखे हैं, गुलामी का कालखंड भी देखा है, आजादी का भी देखा है। उसने अभाव के दिन भी देखे हैं और प्रभाव के दिन भी देखे हैं। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। और बिरला परिवार तो पहले से चैरिटी में विश्वास करने वाला परिवार रहा है। क्यों न किस यूनिवर्सिटीज में, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी, हिंदुस्तान टाइम्स की चेयर हो और जो भारत को वैश्विक संदर्भ में उसकी सही पहचान के लिए रिसर्च के काम करवाती हो। एक अखबार अपने आप में बहुत बड़ा काम है जो आपने किया है, लेकिन आपके पास इतनी बड़ी पूंजी है। 100 साल में आपने जो इज्जत कमाई है, जो विश्वास कमाया है, वो शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के दायरे से बाहर निकल करके भी उपयोगी हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस 100 वर्ष सेमिनार तक सीमित नहीं रहेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, मैंने जो एग्जीबिशन देखा वाकई वो प्रभावित करने वाला है। क्या आप इसका एक डिजिटल वर्जन और बहुत अच्छी कमेंट्री के साथ, और वे हमारे देश के सभी स्कूल के बच्चों तक पहुंचा सकते हैं? इससे पता चलेगा कि भारत में ये क्षेत्र कैसा है, कैसे कैसे भारत की विकास यात्रा में उतार चढ़ाव आए हैं, किन किन परिस्थितियों से भारत गुजरा है। ये बहुत जरूरी होता है। और मैं मानता हूं कि आपने इतनी मेहनत तो की है, इसका एक डिजिटल वर्जन बना करके आप देश की हर स्कूल में पहुंचा सकते हैं, तो बच्चों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। साथियों, 100 साल बहुत बड़ी बात होती है जी। मैं इन दिनों थोड़े अलग कामों में जरा ज़्यादा व्यस्त हूँ, लेकिन एक ऐसा अवसर था कि मैं छोड़ना नहीं चाहता था, मैं खुद आना चाहता था, क्योंकि 100 साल की यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और इसलिए मैं आपको, आपके पूरे साथियों को, सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद जी।